और इस बीच एक और खबर यह है कि मंत्रिमंडल पर न्यूज 24 की लगातार नजर है, मंत्रिमंडल विस्तार पर, और मेगा कवरेज लगातार जारी है। इस बीच जानकारी जो हमने आपको दी है, देखिए एक बड़ी पिक्चर, क्योंकि हर जगह न्यूज 24 संवाददाता मौजूद हैं। रमन कुमार आपको नजर आ रहे हैं, प्रशांत देव, साथ ही नड्डा के घर के बाहर, जेपी नड्डा के घर के बाहर कुमार गौरव मौजूद हैं, कुंदन सिंह भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आरसीपी सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं, ऋषिकेश से भी हमारे साथ मौजूद हैं, पशुपति के घर के बाहर से मौजूद हैं ऋषिकेश कुमार, दिव्या अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, विपिन श्रीवास्तव, विमल कौशिक, और साथ ही मुंबई से इधर आपको विनोद जगदाले नजर आ रहे हैं, और मानस श्रीवास्तव लखनऊ से, सौरभ कुमार, और इधर कोलकाता से मनोज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, और एक एक करके सभी के पास आपको लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले ये खबर, कैबिनेट विस्तार से पहले पीएम आवास पर चल रही है बड़ी बैठक खत्म हो गई है। तमाम संभावित मंत्री पीएम मोदी से मिलकर निकल चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, एलजेपी सांसद पशुपति कुमार पारस, लखीमपुर खीरी से बीजेपी सांसद अजय मिश्रा, नई दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी, महाराष्ट्र से सांसद हिना गावित, बीजेपी के राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव और अनुराग ठाकुर पीएम आवास पर मिलने पहुंचे थे। सूत्रों से खबर यह भी मिल रही है कि अनुराग ठाकुर को प्रमोट किया जा रहा है, और सूत्रों के मुताबिक एक और खबर यह है कि अनुराग ठाकुर को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पीएम आवास पर उस वक्त मौजूद थे। इसके अलावा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह भी पीएम आवास पहुंचे और पीएम मोदी से उन्होंने मुलाकात की है। अब ये मुलाकात खत्म हो चुकी है। ये नाम न्यूज 24 ने आपको बताया कि ये नेता आज शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह में आपको नजर आएंगे, और ये नई टीम होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। माना जा रहा है कि 20 से 22 ऐसे नए चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। दूसरे टर्म का दूसरा साल, 2 साल पूरे हो चुके हैं, और उसके बाद एक ये बहुत महत्वपूर्ण फेरबदल भी है, कैबिनेट का विस्तार भी है, कुछ नए चेहरों को जगह मिल रही है, कुछ की छुट्टी की जा रही है, तो कुछ को प्रमोट भी किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ सभी संवाददाता मौजूद हैं, एक एक करके सभी के पास आपको लिए चलते हैं। कुमार गौरव, रमन कुमार, सौरभ कुमार, तो रमन अब मैं आपके पास आ रही हूं। रमन, ये कम से कम 20 से 22 ऐसे चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। उनमें से कुछ नाम आपने कंफर्म कर दिए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, सर्बानंद सोनोवाल हैं, नारायण राणे हैं, पशुपति पारस हैं और आरसीपी सिंह हैं, साथ ही मीनाक्षी लेखी भी हैं, अजय मिश्रा भी हैं। इसके अलावा और कौन? देखिए, पुरुषोत्तम रूपाला को भी बुलाया गया है, क्योंकि पुरुषोत्तम रूपाला फिलहाल राज्य मंत्री हैं और कहा जा रहा है कि उनको कैबिनेट में एलिवेट किया जा सकता है, क्योंकि वो गुजरात के एक बड़े नेता हैं। और जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस वक्त कई सालों तक वो गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने काम किया है। ठीक इसी तरीके से आपने अनुराग ठाकुर का जिक्र किया। अनुराग ठाकुर के बारे में कहा जा रहा है कि या तो उनको स्वतंत्र प्रभार का मंत्रालय या कैबिनेट मंत्री उनको बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि नारायण राणे महाराष्ट्र के कद्दावर नेता हैं, शिवसेना के समय में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन अब वो उद्धव ठाकरे के मुखर विरोधी हैं। महाराष्ट्र में नारायण राणे को बीजेपी डेवलप करना चाहती है, और नारायण राणे उद्धव ठाकरे को या शिवसेना को उसी की भाषा में जवाब देने में सक्षम है, ऐसा बीजेपी नेताओं को लगता है। लगातार आप देख सकती हैं कि नज़ारा तमाम बड़े नेता, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हों, वो अभी निकल चुके हैं, जेपी नड्डा हैं वो निकल चुके हैं, राजनाथ सिंह निकल चुके हैं, नितिन गडकरी निकल चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया निकल चुके हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबको निर्देश दिया गया है, खासतौर पर जो मंत्री बनने वाले हैं, कि वो मीडिया से बात ना करें, शपथ ग्रहण से पहले मीडिया से बात ना करें। जहाँ तक आपने जिक्र किया कि संतोष गंगवार ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन संतोष गंगवार ने अगर इस्तीफा दिया तो अजय मिश्रा को यहाँ पर बुलाया गया है उत्तर प्रदेश के कोटे से, यानी कि जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा जा रहा है। और खास तौर पर जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, उन राज्यों के नेताओं को प्रमोट किया जा रहा है, उनको जातिगत समीकरण के हिसाब से फिट किया जा रहा है, और इसीलिए हिमाचल प्रदेश को देखते हुए अनुराग सिंह ठाकुर को एलिवेट किया जा रहा है राज्य मंत्री के पद से, या तो उनको स्वतंत्र प्रभार या कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। ठीक उसी तरीके से अलग अलग इलाकों, चाहे उत्तराखंड में अगर बात करें, रमेश पोखरियाल निशंक जो कि बड़े नेता हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी जगह पर अजय भट्ट को, जो कि प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको बनाया जाना, मंत्री बनाया जाना। क्या कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं अजय भट्ट? ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। ठीक है, रमन लौटती है तो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए, कुर्बान अली सर जुड़ गए, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और साथ ही प्रोफेसर बद्री नारायण जी भी हमारे साथ मौजूद हैं।
और सुकेश रंजन भी लगातार स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। तो सुकेश, आपने सुना कि ये जो नाम है सामने निकल कर आए हैं और संतोष गंगवार, इसमें बाबुल सुप्रियो, देवाश्री चौधरी और रमेश पोखरियाल निशंक, इनकी छुट्टी भी हो रही है। तो ये जो रिशफल हो रहा है कैबिनेट का, इसका बिग बैंग आपको समझ में आ रहा है क्या? देखिए, एक सेंट्रल थीम होता है किसी भी एक्सपेंशन का, और मोदी की एक्सपेंशन का तो होता ही है। जितने नाम आपने बताए ये इस्तीफा दे चुके हैं, और ये छोटे नाम हैं जो आपको अभी सुनाई दे रहे हैं। मेरी जानकारी में कुछ बड़े चेहरे उनको कहा गया है इस्तीफा देने के लिए, क्योंकि उनको संगठन में उनका इस्तेमाल किया जाएगा। उनका नाम लेना अभी ठीक नहीं है क्योंकि औपचारिक तौर पे पुष्टि नहीं है, लेकिन मेरी जो जानकारी है कुछ बड़े नाम भी हो सकते हैं, कुछ बड़े मंत्री हो सकते हैं जो इस्तीफा देकर संगठन में जाएंगे। जो नया ब्लड इन्फ्यूज किया जा रहा है वो अपेक्षाकृत यंग है। तो प्रधानमंत्री एक सेंट्रल मैसेज ये देना चाहते हैं कि एक पीढ़ी परिवर्तन, एक जनरेशनल शिफ्ट जो बीजेपी में शुरू हुआ है वो उस तरफ जा रहे हैं। नए लोग कंट्री को लीड करें, नए लोग देश को लीड करें। एक जो है वो पैरामीटर जिसके आधार पे परिवर्तन हो रहा है वो परफॉर्मेंस है। पिछले 1.5-2 महीने से लगातार इस बात को लेकर चर्चा थी कि किसका परफॉर्मेंस कैसा था, और उस आधार पे एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया जिसमें नड्डा भी बैठे थे, अमित शाह भी बैठे थे कई मीटिंग में, प्रधानमंत्री बैठे थे, और उस आधार पे जो प्रधानमंत्री के पेस में, प्रधानमंत्री को लगता है कि मेरे पेस में जो काम नहीं कर पा रहा है उनको बाहर होना पड़ेगा, तो कुछ इस वजह से चले जाएंगे। और बहुत सारी जो रीजन है वो पॉलिटिकल रीजन होगी, क्योंकि 2022 में 5 राज्यों में चुनाव है, 2023 में चुनाव है, और फिर 2024 में जो है वो प्रधानमंत्री का अपना चुनाव। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं कि ये नाम तो अभी आपने सुने, लेकिन आपके पास और नामों की क्या इन्फॉर्मेशन है जिनकी छुट्टी हो सकती है, जिनको प्रमोट किया जा सकता है? और मैंने आपको कहा कि औपचारिक तौर पे वो नाम अभी घोषित नहीं हुआ है, वो लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन कुछ बड़े नाम ऐसे हैं। आपने जो नाम बताए वो बहुत पहले से हम टीवी स्क्रीन पे चला रहे हैं कि देवाश्री चौधरी को कह दिया गया है बंगाल से, बाबुल सुप्रियो को कह दिया गया है, इनका इस्तीफा हो गया है, इनका इस्तीफा हो चुका है, इनको कह दिया गया है। बहुत सारे लोग मेल से इस्तीफा भेज रहे हैं, इसलिए औपचारिक पुष्टि में थोड़ा समय लग रहा है। निशंक को कह दिया गया है, संतोष गंगवार ने इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको कैबिनेट मिनिस्टर, इसमें सिर्फ निशंक है, लेकिन मैं कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूं कि कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स जो अप्रत्याशित लग सकते हैं लोगों को नाम, वो भी इसमें शामिल होंगे। जो मेरी जानकारी है कि प्रधानमंत्री कुछ अपने बड़े कैबिनेट के मंत्रियों को ड्रॉप करेंगे। उनकी वजह होगी जो बताया जाएगा कि उनको संगठन में लेना है, उनसे संगठन में काम लेना जरूरी है। संगठन के कुछ लोग जैसे भूपेंद्र यादव महामंत्री हैं, वो अब सरकार में जा रहे हैं, तो कुछ लोग जो सरकार में हैं वो संगठन में आएंगे। एक बड़ा नाम अश्विनी वैष्णव का है, पिछले कुछ दिनों में वो प्रधानमंत्री वाजपेयी के साथ थे, आईएएस अफसर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, पिछले कुछ दिनों से बीजेपी दफ्तर में ही बैठते हैं। वो बीजेडी से संबंध उनका ऐसा है कि बीजेडी ने बीजेपी के उम्मीदवार का समर्थन किया था राज्यसभा में। तो वैसे भी कुछ चेहरे लिए गए हैं जिनको प्रधानमंत्री समझते हैं कि इनसे डिलीवरी सिस्टम मजबूत होगा। तो प्रधानमंत्री ने कुछ चीजों को ध्यान में रखा है। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रीजिक है ये, दूसरा ये पॉलिटिकल रीजिक भी है, और कौन डिलीवरी सिस्टम को मजबूत कर सकता है। प्रधानमंत्री को लगता है कि वो डिलीवरी सिस्टम मजबूत किया जाना जरूरी है अगर 2022, 23 और 24 में एक बड़े नाम का जिक्र हो रहा है यूपी से, मैं वो आपसे पूछने वाली हूं, क्योंकि कह रहे हैं वो छिपा हुआ नाम है, एकदम से सरप्राइज ये नाम मिलेगा, और उत्तर प्रदेश में ये बड़ा चेहरा भी माना जा रहा है। मैं लौट रही हूं आपके पास। और कुर्बान अली साहब, सर कैसे देख रहे हैं ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है? बहुत कुछ इसमें बड़ा है, बहुत कुछ नया है, और बहुत बड़ा फेरबदल भी हो रहा है। फेरबदल तो कितना बड़ा है मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, पिछले 7 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार के किसी मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल को जितना प्रचारित किया जा रहा है और जितना बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है, मैं उसके मायने समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि एक बात तो ये निकल करके आ रही है कि साथ सोशल इंजीनियरिंग हो रही है, जातिगत समीकरणों का बहुत ख्याल रखा जा रहा है, खास करके दलित और पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है। और दूसरी चीज जो समझ में आ रही है वो ये कि आने वाले विधानसभा चुनाव, खास करके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव बहुत अहम है भारतीय जनता पार्टी के लिए, दोनों जगह उसकी सत्ता है, उसको देख करके किया जा रहा है। लेकिन एक तीसरा कारण भी मुझे लगता है कि कोविड को लेकर के जो सरकार की नाकामयाबी रही है उससे भी ध्यान हटाने के लिए ये एक्सरसाइज है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से
जिस तरह से गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट हुआ, मंत्रिमंडल में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, आज शाम इसका पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन अभी ये चर्चा चलेगी और ये भी सवाल किया जाएगा कि सरकार की भूमिका क्या रही और क्या स्वास्थ्य मंत्री को बदला जाएगा या उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री लेंगे, ये भी शायद इससे साफ होगा। तो अभी तो जो ये लगता है कि जो बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग है वही इसके पीछे दिखाई देती है कि किस तरह से सभी वर्गों को समाहित करके उनके वोट हासिल किए जाएं। जी बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से पूरी जानकारी सामने निकल कर आई, आपकी बात भी ठीक है। और इसी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।